गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाए हैं जो बिहार पुलिस के मद्देनज़र बहुत ही आवश्यक है। इसलिए क्योंकि अभी से पीछे दो एग्ज़ाम चला, एक 20 तारीख को और एक 16 तारीख को, ठीक है। उसमें कुछ कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास अनुच्छेद से दोनों मिलाकर आए हैं। तो अगले आने वाले एग्ज़ाम में बिहार पुलिस में अनुच्छेद से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाए हैं जो कि 23 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख और 3 तारीख को बिहार पुलिस में इससे क्वेश्चन लड़ जाए भिड़ जाए, ठीक है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाए हैं। इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ लेने से 100% बोल कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन 99% इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो देखते हैं, आइए कुछ समय को बर्बाद ना करते हुए अनुच्छेद को जानते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें 1 से लेकर 368 तक बताया गया है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है और कौन कौन सा कारागार है, ठीक है। आइए जानते हैं। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों का संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे राज्यों का संघ और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में है। किसमें है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण और सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन है। जैसे कि नए राज्य, एक राज्य से दूसरा राज्य टूटकर बनता है, तो उसमें आता है नए राज्य का निर्माण और इसी का सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन आता है अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 14 जानते हैं। अनुच्छेद 14 है विधि के समझ समानता, यानी कानून के समझ समानता, यानी कि बड़ा छोटा कोई भी हो, कानून के समझ सब बराबर है, ठीक है। अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 16, अनुच्छेद 16। इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता होता है। लोक नियोजन, जैसे कि किसी भी पद पर नियुक्ति किया जाए तो उसमें सबका समांतर अवसर मिलता है। इसमें 3 कैटेगरी को छोड़कर, हालांकि अब 4 कैटेगरी हो गया, जैसे SC, ST, OBC और EWS को छोड़कर इसमें सारे को एक समान की समानता दिया गया है। SC, ST का प्रावधान शुरू से है, बाद में OBC जुड़ा और फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए तो EWS को जोड़े हैं अनुच्छेद 16 के तहत में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत, जो पहले ज़्यादा चला करता था। अस्पृश्यता कहते हैं छुआछूत, ठीक है। तो छुआछूत का अंत हुआ है अनुच्छेद 17 में। उसके बाद है 18। अनुच्छेद 18 क्या है? तो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। अब शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या दूसरा देश से भी आप अगर उपाधि लेना चाहते हैं तो आप उससे पहले राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकार थे। जो एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। अब मूल में 6 अधिकार रह गए हैं। वो है अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 में है जो आप बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी बात पर आप बोल सकते हैं, ये बोलने की आपकी स्वतंत्रता 19 का 1 देता है। 19 के 1 के तहत ही प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया है, जिसको कहा गया है 4th स्टेट के रूप में जाना जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी अनुच्छेद 1 के ए में आता है, ठीक है। और उसके बाद है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत ही हम लोग झंडा फहराते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 19 के बी में है बिना हथियार का शांतिपूर्ण एकत्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता है। बी में क्या है? बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के सी में, अनुच्छेद 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद
डी में है संघ बनाने के बाद किसी भी आदमी व्यक्ति को कहीं आने जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आने जाने की स्वतंत्रता, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता हमें देता है अनुच्छेद 19 का डी। उसके बाद है ई, अगर हम कहीं जाते हैं आते हैं निवास करना भी जरूरी है, कहीं जाएंगे तो ठहरना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए अनुच्छेद ई में निवास करने की व्यवस्था किया गया है, या वहाँ रहने का ठहरने का व्यवस्था है। उसके बाद है अनुच्छेद एफ, एफ को संपत्ति का अधिकार था। एफ क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 के क में डाल दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। उसके बाद है अनुच्छेद 19 का जी, जिसमें है व्यापार या जीविका का अधिकार। ठीक है, व्यापार या जीविका, किसी भी राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, जीविका का अपना उपार्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का फिर से देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 19 का ए में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में है एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में है किसी भी राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता, ई में है निवास, किसी भी राज्य में जाकर रहने ठहरने की व्यवस्था या निवास करने की व्यवस्था। ई एफ को हटा दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार था, और जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप मतलब किसी भी राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता जी में है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे पुलिस कोई गिरफ्तार करता है तो उस समय उसका कुछ सिद्धि का दोष सिद्धि का संरक्षण होता है, जो उस समय पालन किया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र की संरक्षण है। कितना में? अनुच्छेद 21 में। इसी के तहत में निजता का भी अधिकार आता है। हर आदमी का अपना पर्सनल लाइफ होता है, वो होता है निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का क्या है? अनुच्छेद 21 का क्या है? अनुच्छेद 21 के का में, अनुच्छेद 21 का का में, एक सेकंड यार, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 21 के का में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना। ठीक है, अनुच्छेद 21 के का में क्या मिला है? अनुच्छेद के 21 के का में मिला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 8 क्लास तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 21 के का में है। इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। किसके तहत जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 को देखते हैं। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 23 को जानते हैं। अनुच्छेद 23 है मानव का दुर्व्यवहार, बालाश्रम का प्रतिषेध। यानी अनुच्छेद 23 में किसी भी मानव पर दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बालाश्रम का यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को बालाश्रम का प्रतिषेध किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है किसी भी कल कारखाना में बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखाना में नियोजित करना यानी काम करवाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, यही है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 है धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपने इच्छा के अनुसार मान सकते हैं, इस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 25 में कहता है कि आप किसी भी धर्म को स्वेच्छा अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद संबंधित 26 कहता है कि आप किसी भी धर्म में कार्य का प्रबंधन, जैसे कि मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, ये सब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन क्या बोलते हैं,
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता होता है। अनुच्छेद 26 क्या है? 26 इसमें क्या प्रचार प्रसार कराना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों का कर देने के लिए बाध्य नहीं करना। अनुच्छेद 27 में है कि आप धार्मिक कार्य से जो पैसा जमा किया गया है उसमें आप उस पर कर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि शिक्षा संबंधी संस्थान में, शिक्षा संस्थान में धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 32 दोस्तों, अनुच्छेद 32 हमारे भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा मैग्ना कार्टा कहा है, या आत्मा क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा कहा। क्या कहा? आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में है क्या? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है। क्या है? संवैधानिक उपचार है। इसके तहत आपके मौलिक अधिकार में अगर कोई हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय में जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत जाना पड़ेगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में आपको संवैधानिक उपचार के तहत में 5 रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 5 रीट जारी करता है, जो फिर कभी देखेंगे। आइए अनुच्छेद 39 क्या है? अनुच्छेद 38 ये है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि है अनुच्छेद 38, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए आपको राज्य सरकार इसमें सहायता करती है। अनुच्छेद 39 है आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 है जो आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख 39 में दिया गया। इसके अंतर्गत 4-5 अनुच्छेद और हैं जो इसके बारे में बताता है कि कैसे कैसे आर्थिक में हमको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। उसके बाद है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक नियोजन पाने की अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक नियोजन, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 43, ठीक है। अनुच्छेद 43 देखते हैं। अनुच्छेद 43 में निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। इसमें अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रयोग कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता है। क्या है? एक समान सिविल संहिता है। आज़ादी से पहले गोवा में लागू था, आज़ादी के बाद पहली बार उत्तराखंड में लागू किया गया। कहाँ लागू किया है? उत्तराखंड में। तो भारत में आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद यूसीसी जिसको कहते हैं एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड बना है। उसके बाद है 46, अनुच्छेद 46। इसमें SC/ST के वर्गों का, SC/ST बोले तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि किया गया है, ठीक है। SC/ST के वर्गों के शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि किसमें किया गया? अनुच्छेद 46 में किया गया है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा और लोक स्वास्थ्य सुधारने की अभिवृद्धि किया गया है अनुच्छेद 47 में। उसके बाद है 48, अनुच्छेद 48। इसमें कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 48 का
पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा किसमें है? अनुच्छेद 48 के क में है। इसी में गौ रक्षा की गौ हत्या की जो कहा गया है कि गौ हत्या करना निषेध है, इसी में कहा गया है। ठीक है। उसके बाद है 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना। यानी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, स्थान और संस्थान, वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होना चाहिए, स्थान होना चाहिए और वस्तुओं का संरक्षण। इसी के तहत हम लोग को ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब को सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 50। इसमें कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण यानी अलग किया गया है अनुच्छेद 50 में। उसके बाद है 51 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किया गया है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारे मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 है। कितना है? 11 है। पहले 10 था और 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद है 52 में राष्ट्रपति है। क्या है? 52 अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद आइए 53 कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका प्रधान यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। कौन सा? निर्वाचक मंडल। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, इसका मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में है। उसके बाद है 55 अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का मतलब कि जो गिनती होता है, गणना होता है, वोटिंग होता है, उसमें एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाया जाता है। कौन सा पद्धति अपनाया जाता है? एकल संक्रमणीय पद्धति। अनुच्छेद 55 के तहत। कितना के तहत? 55 के तहत। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो अनुच्छेद 56 में पदावधि है। राष्ट्रपति का पदावधि 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है। यही है 56 में, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पदावधि। ठीक है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा। अनुच्छेद कितना के तहत? 61 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? महाभियोग लगाना पड़ेगा। ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत बतलाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में निर्वाचक मंडल है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 66 में। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पदावधि है। यानी उपराष्ट्रपति भी कितना वर्षों तक रहेगा? तो 5 वर्षों तक रहेगा, इसका पदावधि है अनुच्छेद 67 में। ठीक है। उसके बाद है 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति कभी कभी मृत्यु दंड तक भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है। इसी के तहत आता है 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान। ये 5 तरीका का होता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु दंड को माफ़ करना। इसी के तहत रखा गया अनुच्छेद 72 के तहत है क्षमादान। क्षमादान सिर्फ मृत्यु दंड भारत के राष्ट्रपति ही मना कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, राज्यपाल भी नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद है 72 के बाद 74 अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद, यानी लोकसभा के मंत्रिपरिषद की गठन होता है। अनुच्छेद 74 में लोकसभा का मंत्रिपरिषद की स्थापना कब होता है? अनुच्छेद 74 के तहत में। इसी के तहत अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत? 75 के तहत।
78 देखना है, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परिषद की कड़ी प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो कड़ी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इन दोनों का बात एक दूसरे से अगर करना होता है तो उसके बीच में कौन आता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के कड़ी के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री करता है, अनुच्छेद 78 के तहत। आइए 79 अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। क्या है? संसद का गठन है। और 79 में संसद का गठन 3 चीज़ से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों के मिलन से ही संसद का गठन होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत। इसके बाद है अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना है। इसका एक शॉर्ट तरीक है जिसको कहते हैं सरला। स फॉर संसद, र फॉर राज्यसभा और ला फॉर लोकसभा। सरला के तहत 79, 80, 81 के तहत आप इसको याद कर सकते हैं। सरला के तहत संसद 79, 81, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। सरला संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81 के तहत। इसके बाद आइए 108 अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है प्रधानमंत्री के सलाह से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के सलाह से अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक है और धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। कहाँ होता है? लोकसभा में पेश होता है। उसके बाद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो साल भर में जितना खर्च हुआ है उसका वार्षिक विवरण देता है अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद है 114 में है विनियोग विधेयक। 114 क्या है? विनियोग विधेयक है। 117 में वित्तीय विधेयक है। 117 अनुच्छेद में क्या है? वित्तीय विधेयक का प्रबंध किया गया है। ठीक है, वित्तीय विधेयक का प्रबंध किस में है? 117 में है। उसके बाद है 120 अनुच्छेद में संसद की राजभाषा है। संसद में प्रयोग किए जाने वाला भाषा। संसद में प्रयोग किए जाने वाला भाषा अनुच्छेद कितना में है? 20 में है। 120 में अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। इसके बाद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना है। अनुच्छेद 123 क्या है? अध्यादेश जारी करना, और यह अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। कौन करता है? अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 124 उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। और 124 है जो उच्चतम न्यायालय की गठन है। 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का गठन, यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है अनुच्छेद 125 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीश का वेतन। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 126 क्या है? 126 अनुच्छेद 126 में है न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है इसकी व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 126 में। इसके बाद है 129 में अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय का व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 129 के तहत। इसके बाद है 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, जिसको कैग बोलते हैं। इसके तहत 148 के तहत में। ठीक है, उसके बाद है राज्यपाल। इसके बाद है राज्यपाल। राज्यपाल की व्यवस्था 153 में किया गया। कितना में किया गया? 53 में किया गया। सॉरी दोस्तों, एक छूट रहा है मेरे पास, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी है। अनुच्छेद 148 क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक है।
अनुच्छेद 153 में राज्यपाल है, क्या है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल है। उसके बाद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, अनुच्छेद 154 के तरह। उसी तरह जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यपालिका के प्रधान होता है, यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, उसी तरह राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। वहाँ राष्ट्रपति में निहित होता है, यहाँ राज्यपाल में होगा, ठीक है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान, और 61 के तहत वहाँ है महाभियोग, लेकिन यहाँ 161 के तहत है क्षमादान। वहाँ 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कितना के तहत मिला है, 72 के अनुसार क्षमादान, और यहाँ मिला है राज्यपाल को 161 के अनुच्छेद 161 के अनुसार क्षमादान मिला है। अनुच्छेद 167 में है मुख्यमंत्री, क्या है, अनुच्छेद 167 में है मुख्यमंत्री, और अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश राज्यपाल करेगा, कौन करेगा, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करेगा, जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की व्यवस्था, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 124 में, कितना में, अनुच्छेद 124 में किया गया है। उसके बाद है 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय राज्यों में 5 प्रकार का रेट जारी करता है, कितना प्रकार का, 5 प्रकार का रेट जारी करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रेट जारी करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 में पंचायती राज है, क्या है, पंचायती राज है। उसके बाद आइए 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया, क्या किया गया, वित्त आयोग का गठन किया गया। एक और बच्चों के संविधान के अनुच्छेद में या संविधान में कहीं भी बजट नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 280 में वित्त आयोग का गठन है। उसके बाद है 300 का संपत्ति का अधिकार, जो 300 का क में आया है संपत्ति का अधिकार, ये पहले कहाँ था, 19 का F में था, कहाँ था, 19 का F में था, जो वहाँ से हटाकर इसको 300 का क में डाला गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार अब क्या है, कानूनी अधिकार है, क्या है, कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 324 क्या है, तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग इसी तरह से इसमें आता है, तो निर्वाचन आयोग है 324। अभी भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार है, कौन है, ज्ञानेश कुमार है। आगे अब 330 में SC ST के लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, यानी लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण है लोकसभा में 330 के तहत। 330 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में SC और ST के सीटों का बंटवारा यानी आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। 330 के क में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान दिया गया है, स्थानों का संरक्षण किया गया अनुच्छेद 330 के क में। उसके बाद है 332 में राज्य विधानसभा में, क्या, राज्य विधान सभा में SC और ST का सीटों के लिए स्थान दिया या आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 338 में है SC आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। उसके बाद है 338 के क में
एसटी आयोग है, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के क में है। उसके बाद है 338 के ख में, 338 के ख में ओबीसी आयोग है। क्या है? ओबीसी आयोग है, यानी 338 के ख में पिछड़ा वर्ग का, जिसको कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, उसका आयोग है 338 के ख में। ठीक है, इसके बाद आते हैं 338 के बाद 341। ठीक है, 341 में एससी का आरक्षण है। क्या है? 341 में एससी का आरक्षण है। 342 में एसटी का आरक्षण है। 342 में अनुच्छेद में एसटी का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है, और ये राजभाषा कौन सी है? देवनागरी है। कौन सा है? देवनागरिक है। इसके बाद 350 का क, 350 के क में प्राथमिक स्तर पर, क्या? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 350 के क में कहा गया है कि आप अपने स्कूल में मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर, यानी फर्स्ट से लेकर 5 क्लास तक, कम से कम 1 से लेकर 5 क्लास तक आप इसको मातृभाषा में यानी हिंदी में आप इसको शिक्षा देंगे, अनुच्छेद 350 के के तहत। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 51 में हिंदी को प्रोत्साहन किया गया। क्या किया गया? प्रोत्साहन। आप हिंदी को जहां प्रोत्साहित करने का बात हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को प्रोत्साहन यानी विकास करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 आपातकाल है। क्या है? आपातकाल। और भारत में आपातकाल लगभग 3 बार लग चुका है, 1877 में, 1965 में, और एक 1875 नहीं 1977, 65 और 72 में। ठीक है, 1877, 65 सॉरी 75 नहीं 65, 72 और कितना है एक और छोड़िए दोस्तों, भूल रहे हैं। फिलहाल 1800 तो विमुद्रीकरण वाला आ रहा है बार बार। चलिए हटाइए, छोड़िए, बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पर देखना है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 आपातकाल को कहता है। आपातकाल 3 तरीका से लगता है, युद्ध आक्रमण से, बाहरी आक्रमण से, और घर में सशस्त्र आक्रमण। 3 प्रकार से आक्रमण होगा तो आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल कितना प्रकार से लगाया जाता है? 3 प्रकार से लगाया जाता है। जब बाहरी कोई आक्रमण कर देता है, जब किसी दूसरे देश से युद्ध होता है, या फिर अपने देश में सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाता है यानी सशस्त्र विद्रोह होता है, तब वहाँ पर आपको आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। इंदिरा गांधी के समय में लगा था 1965 में, 1972 में। एक और भूल रहे हैं दोस्तों, 3 बार लगा था शायद, या शायद 2 बार, ध्यान नहीं है। ठीक है, आगे 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगा 356 में। राष्ट्रपति शासन है जो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लगाया गया, और पहली बार शायद आंध्र प्रदेश में लगा था, या पंजाब में लगा था। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 है जो वित्तीय आपात है, ये आज तक भारत में कभी नहीं लगा। ठीक है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा। उसके बाद है 368, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए आपको समझाने का। इससे क्वेश्चन आपको आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस में भिड़ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें प्रोत्साहित मिले। अच्छा लगेगा तो इस पर और वीडियो बनाएंगे, अच्छी तरीक़ा से बनाएंगे। अभी शुरुआती है तो थोड़ा सा हिचक रहता है, तो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम काम करते रहता है। ठीक है,
तो इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम आप लोग के अनुसार वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वीडियो ज़्यादा देखेगा तो हमको प्रोत्साहित मिलेगा। हमको जब प्रोत्साहित मिलेगा तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।